और आइए अब व्यंग्य के उस बड़े हस्ताक्षर को सुनना है। हास्य के उस हिमालय को आमंत्रित करने का ये क्रम है जिनका नाम होता है राधे श्याम भारती। वे प्रयाग से निकलते हैं और पूरे देश में दुनिया के तमाम हिस्सों में छा जाते हैं। अपनी एक एक टिप्पणी पर लोगों को अपनी कुर्सियों से उछाल देने की सामर्थ्य उनके पास है। वो दृश्य भी आप में से तमाम लोगों ने देखा होगा जिस समय सोनी टीवी पर उनका कार्यक्रम चल रहा था और शेखर सुमन जी जज थे। वो अपनी सीट से उठ करके डॉक्टर दादा भारती जी के चरण स्पर्श करने के लिए नतमस्तक होने के लिए आए। तो ऐसा विलक्षण दृश्य भी हम लोगों ने पर्दे पर देखा, मोबाइल में देखा। आइए व्यंजना के उस बड़े नाम को आदरणीय अजीत शुक्ल जी ने यहाँ बुलाया है आप सबके सौजन्य से। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार आप सबके दोनों हाथ पर उठे और जोरदार तालियों का अभिनंदन आदरणीय दादा भारती जी के लिए। साहित्य के धनी इस मंच को प्रणाम करता हूं और बड़े धैर्य के साथ आप पूरा कवि सम्मेलन सुने, मुझको भी सुन लीजिएगा। कहता हूं कि माँ सुनना साहब छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी। माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। सुनना साहब माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। वो छाल अब लगाता हूँ राहत नहीं मिलती, माँ छाल के संग ममता भी घिसकर। जय हो जय हो। हाँ कविता भी है। मैले फटे कपड़े मेरे जब धोने लगती थी, मुख देख कर मेरा उदास होने लगती थी। झुंझला के मेरी जिद पे मुझे पीटती तो थी, मैं रोता तो फिर माँ भी मेरी रोने लगती थी। और मित्रों, आदरणीय विशाल जायसवाल जी बधाई के पात्र हैं। लोगों के पास पैसा है लेकिन दिल नहीं होता, और उनकी जिंदा दिली को सलाम करके चार पंक्तियां देता हूं कि सच्चाई से नजर मिलाना सबके बस की बात नहीं। सच्चाई से नजर मिलाना सबके बस की बात नहीं। गैर के गम में खुद को जलाना सबके बस की बात नहीं। दौलत वाले कई करोड़ का महल बना तो लेते हैं, किसी के दिल में जगह बनाना सबके बस की बात नहीं। बहुत अच्छे दादा, बहुत अभी लिफाफा नहीं मिला है, मक्खनबाजी तो करनी पड़ेगी। और भाई ने कहा, देखिए मैं सोनी टीवी पर गया, पिछले 3.5 महीने से वहीं रहा, तो शेखर सुमन हीरो भी रहे हैं 3-4 फिल्मों में, और अब टीवी के शोज में तो छाए हुए हैं, और बड़े अकड़बाज हीरो रहे हैं। वो विद्वान हैं, हिंदी उर्दू इंग्लिश सब पर बराबर की पकड़ है। मेरे पैरों की तरफ वो नहीं झुके थे, कविता के पैर छूने की कोशिश किया था। वाह वाह वाह। और सोनी टीवी पर कॉमेडी शो का वो कॉमेडी शो था लाफ्टर चैंपियन के नाम से, लेकिन मैंने कह दिया था मैं कवि हूं, अपना कवि धर्म निभाऊंगा, उससे जितना आगे चल सकूं पहुंच जाऊं, तो बहुत आगे तक पहुंचा। और वो तो चैनल का अपना काम है, वो जैसा निर्णय करता है वो जाने, लेकिन कविता सम्मानित हुई उस मंच पर, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और जिन लोगों ने देखा होगा वो मेरी बात मानेंगे। खूब अच्छी अच्छी बातें हुई। अतुल वाजपेयी तो पूरे देश का ऐसा चित्र खींच रहे थे, वाकई ये देश महान था। अतुल भाई, ये देश ऐसा ही नहीं है, कुछ दूसरे तरीके का भी है। कोई यहां क्रिकेट का खेल बेच रहा है,
कोई यहां क्रिकेट का खेल बेच रहा है, थाना कोई तो कोई जेल बेच रहा है। पैसे का खेल देखो, सदी का महानायक बाजार में नवरत्न तेल बेच रहा है। और गड़बड़ जो ये हुई ना, आज के हम ऐसे नहीं हैं, बड़े पुराने पापी हैं हम सभी लोग। हाँ, सब बड़ा अच्छा ही अच्छा नहीं है। त्रेता में भगवान श्री राम हुए, ये वही देश है। त्रेता में भगवान श्री राम हुए, श्री राम जी को लंका पर चढ़ाई करनी है, रावण जैसे दुर्धर्ष योद्धा से युद्ध करना है। सोचा है आपने कि उन्होंने अपनी सेना में भालू बंदरों को सिर्फ भर्ती किया, एक भी आदमी को भर्ती नहीं किया। वो जानते थे कि आदमी का कोई भरोसा नहीं। हम लोग तब से संदिग्ध हैं, इसी तरह के हैं। लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। राम की सेना में मनुष्य होते तो निश्चित था कि हार हो जाते। लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। राम की सेना में मनुष्य होते तो हार हो जाते, क्योंकि हमारी लार टपकने लगती। कहते बाप रे इतना सोना, लड़ता कौन, बांधते गठरी सब फरार हो जाते। वाह, हम महान थे लेकिन दुर्गति हो गई हमारी यही आदतें हैं। वाह। अच्छा, मैं कहीं जाता हूं, देखिए, एक तो आज अध्यक्ष जी भी मेरे नाम राशि, तो हम दोनों लोगों को राधे श्याम से इतनी नफरत है आपको? हाँ नीरज जी, जी बिल्कुल। कहां रहिएगा आप? राधे श्याम से दोनों हम लोग दो लोग हैं, और हम लोगों को सबसे आखिर में देखिए, ये नौजवान हमारा बाल देखते हैं। हाँ? सुनिए नीरज जी, अजीत जी, 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में, ये काला क्या है, लगते 10 मिनट काला बनाने में। हम तो आपके जैसे हो जाएंगे 10 मिनट में, आप हमारे जैसे नहीं हो सकते। बड़ी तपस्या के बाद ऐसे हुआ। और एक बात और बता दूं कि वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, लेकिन याद रखना जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। यह वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। देखकर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी, वक्त ने गब्बर से मुझको अब बसंती कर दिया। क्या करें? हाँ नौजवानों, सच बता रहा हूं, मैं छोटा था तो बड़ा होनहार था। हाँ, मैं जब छोटा सा था ना, तो सच आपसे बता रहा हूं, बड़ा होनहार था। मुझको देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब यही कहते हैं, देखो देखो इसकी आंख मुझ पर गई है। कोई कहती नाक मुझ पर गई, कोई कहती होठ, कोई कहती हंसी, सब कहती ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया। वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गए, कहने लगी हरामखोर पता नहीं किस पर गया है। अच्छा, मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको, वो आज शिक्षक दिवस है इसलिए सुन लीजिए, मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको वो गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया, मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी के अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न, 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न, पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा, मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे।
कभी कभी फूफा मामा मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते, आज बबुआ की तबीयत खराब है क्या? अच्छा, जिस बार मैं पास हो जाता था, पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझको जूते दिलवाते थे। जिस बार फेल हो जाता था, खुद देते थे। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया। तो मेरे बाप ने मुझको नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गए। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई। फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। वाह। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा। तीर्थ यात्रा। तो मेरे बाप ने कहा कि देख, तेरे अंदर सभी लक्षण उभर आए हैं, ऐसा कर अब तू कवि बन जा। तो आपने पढ़ा होगा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आह से गान कविता निकलती है। आप लोग तो जानते हैं आह कब निकलती है? जब पढ़ती है। तो मेरे अकेले पर नहीं, ये जितने हैं ना, सब पर पड़ी है। इनके लिए ताली बजाइए। बिना पिटे कोई कवि नहीं बनता, और जिसकी जैसी पिटाई हुई रहती है उसकी वैसी ही कविता। जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं। पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। सुनो पवन। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए हैं वीर रस के कवि। और जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुनाते हैं। विकास बौखल है। तभी तो बौखल मैं तो व्यंग्यकार। बच गए आप। मित्रों, देखिए, ऐसे मौके आते हैं तो हंस लिया करिए, दिल खोल करके थोड़ा सा हंस लिया करिए। वो अंग्रेजी में कहा गया है कि 1 टाइम ईट, 2 टाइम ड्रिंक, 3 टाइम एक्सरसाइज, 4 टाइम लाफ। 1 गुना खाना, 2 गुना पानी, 3 गुना मेहनत, 4 गुना हंसी। और आप बताइए कि कितना हंसते हैं? जो 4 गुना होना चाहिए खाने से, वो कितना है आपके पास? आप सोचते हैं कि टैबलेट खा के, इंजेक्शन लगवा के स्वस्थ रहेंगे? बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसी महफिलें जब मिलें तो पूरे मन से दिल खोल करके हंस लिया करिए। जो ऐसी महफिलों में दिल नहीं खोलता ना, एक दिन ऑपरेशन थिएटर में वो सर्जन से दिल खुलवाता है। हाँ, इसलिए कह रहा हूं। नहीं तो हम लोग घर में क्या भुगत रहे हैं भाई, क्या भुगत रहे हैं? रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती। यही तो भुगत रहे हैं हम सब लोग। नौजवानों, साथ देना। आपसे ज्यादा उम्मीद है। आप इन आगे वालों को नहीं जानते। आप माचिस की घिसी तीली कहते कि लाइटर हैं। शादीशुदा ये जितने सब फ्रीडम फाइटर हैं। जय हो, जय हो, जय हो। इनकी हालत खराब है। जो भुगत रहा है वही जाने। रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती। कान पकड़ती, मन का कुछ करने भी नहीं देती। कितनी व्यवस्था है। फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती है। और करवा चौथ का व्रत रख कर मरने भी नहीं देती। वाह, हालत खराब। आ गए सर। वाह, क्या बात, क्या बात। वाह वाह, बहुत। देखिए, भुगत तो सब रहे हैं, अब उनमें झिझक नहीं आई तो चले आए। भुगत तो बहुत लोग रहे हैं। ये हिम्मत का काम। हाँ हाँ। अच्छा साहब, कोई भी शासन प्रशासन हो, सत्ता आए, गवर्नमेंट आए, वो सब लोग इन नारियों को ही, स्त्रियों को ही मजबूत करने के लिए कोई न कोई कानून बनाते रहते हैं, है ना? मर्दों की ऐसी तैसी करते रहते हैं। हमारे एक कवि ने तो यहां तक लिख दिया कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त जी वो कह रहे हैं कि इन स्त्रियों के आंचल में दूध और आंखों में पानी। इसका मतलब नारी का जीवन और कुछ नहीं, सिर्फ व्यथा। अच्छा, तो क्या मस्ती है पुरुष जीवन की कथा? नारी ने दुख पाया, इसका मतलब है पुरुष ने सताया।
सताया? मैं तो इतने बड़े मंच से कसम खाकर कह रहा हूं मैंने नहीं सताया। अरे साहब मैं क्या सताता, मैं खुद ही सताया जा रहा हूं। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा हूं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। ये सब आ गए केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट। हाँ हाँ हाँ, अच्छा केमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब भी आ गए। हाँ वाह 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 वाह, जी 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 जी। आप लोग हंस लीजिए, हमारा दर्द है और आप लोग हंस रहे हैं। वाह, हाँ, विदाई के समय रो रही थी। नौजवानों सही कह रहा हूं, फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने कसम लिया कि इसको कभी कष्ट नहीं दूंगा, हमेशा सुख में रखूंगा। तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब कहां पता था कि एक रोज रो रही है, अब जिंदगी भर मुझे रुलाएगी। विश्वास करिए मैंने कभी उससे नजर मिला करके, आंख उठा करके बात, सर उठा करके बात नहीं किया। हमेशा बड़े अदब से उसे निहारता हूं। उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए, तुरंत बैठकर मुंह से फूंक मारता हूं। जब कभी उसका तेवर गरमाने लगता है, बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम गड़गड़ाने लगता है। फिर भी जाने क्यों वो हमेशा मेरे ऊपर ऐंठती है। हे भगवान, पंडित जी शादी में बीबी को चाहे दाएं बैठा दे चाहे बाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठे। बहुत अच्छे दद्दू। नौजवानों याद रखना, ये जवानी की सारी मौज मस्ती छूट जाती है। ओ आई लव यू वाली क्लच प्लेट टूट जाती है। बढ़िया। नहीं शक मत करिएगा, पढ़ी लिखी है। हाँ पढ़ी लिखी है, तब से लेकर आज तक बिला नागा रोज सवेरे रामायण पढ़ती है, दिन भर महाभारत करती है। जब जब बाजार गई उसे साड़ी का वही रंग पसंद आया जिसने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया। चोरी करूं, बेईमानी करूं, कहीं से लाऊं, ला के रख दूं हाथ पर गड्डी तो चहकने लगती है। प्यार का ओवरफ्लो, सैया सैया की जगह भैया भैया कहने लगती। अच्छा जिस दिन नहीं पाती पैसा, ऐसी नजरों से देखती जैसे चबा जाएगी कच्चा। कहती ऐसे निकम्मे पति से तो प्रेत अच्छा। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं, खाने लगता हूं तो अक्सर अचार मांगता हूं। अब क्या करूं, जब देखता हूं उसकी भौं तनी है, कहां हिम्मत पड़ती है कह दूं कि सब्जी ठीक नहीं बनी। बहुत अच्छे। एक दिन रोटी कड़ी थी, मेरे 2 दांत टूट गए। नहीं, कड़ी रोटी के खाने से नहीं टूटे, कह दिया था कड़ी है। तालियां। बेलन के हवाई हमले से मेरी रूह हिल गई। उसी दिन से मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई। अब वो मुझे गधा कहती है तो हाँ मैं सिर हिलाता हूँ। वो एक शब्द बोलते मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता हूँ। वाह वाह। मैंने 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं साहब, 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं, मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहां असर पड़ता है। कहती है बछड़ा भले 2 गायों का दूध पिए, बड़ा होके बैल ही बनता है। अच्छा चावल में अक्सर कंकड़, तो मैं कहता हूं अरे भाग्यवान, उस भगवान ने तुझे 2 बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, ये चावल के कंकड़ बीन लिया करो जी। तो कहती है उसी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए हैं, ये चावल कंकड़ फोड़ लिया करो जी। अब क्या करूं साहब, आज भी हर रोज उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूं, आंख कान मूंद कर ट्राली खींच रहा हूं। जी हां साहब, जी हां जी हां जी हां जी हां, खींच रहा हूं ट्राली, मगर खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा दादा। कि हाँ बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है, रखती है व्रत उपवास, मनाती है कि अक्षुण रहे हवात, बना रहे 7 जन्मों का साथ। और ये नोक झोंक ये तो दाम्पत्य का अंग है। मियाँ बीबी से लड़ता है, बीबी मियाँ से लड़ती है, मगर बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को, क्योंकि बुढ़ापे में जब बेटे और बहुएं मुंह मोड़ लेते हैं तो एक को दूसरे के सहारे की बड़ी जरूरत पड़ती है, बड़ी जरूरत पड़ती है। मित्रों आप लोग थक गए हैं और तेजी से मैंने
शार्ट करके सुनाया। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अब अंत हो तो दूसरे तरीके से हो, साहित्यिक तरीके से हो, जैसा होना चाहिए। हास्य की खूब बढ़िया बातें हुई, श्रृंगार की बातें हुई, एक रस छूट गया है जो मैं। बिल्कुल दादा, स्वागत, आदेश है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे तालियां बजाकर आप सब निवेदन करें दादा से। वाह, ये इसमें कविता जैसा कहीं कुछ मिल जाए तो वो आपकी समझदारी है, नहीं तो वर्णनात्मक शैली में ये मेरी कविता है। कुछ देखिए कविता के तत्व तो मिल जाए तो अच्छी बात है। एक सच्ची घटना प्रयागराज की। एक बाप के दो बेटे, दोनों अफसर। देखिए इस कविता को जेब में रख के ले जाइएगा, इसलिए सुना रहा हूं। ये मिशन की कविता है और इसमें थोड़ा सा उठिए नहीं, बस 4 मिनट में सुनाता हूं, सुनिएगा। एक बाप के दो बेटे, दोनों अफसर, दोनों की मां का देहांत हो गया। उन बेटों की मां का देहांत हो गया। 13वीं बीती। 13वीं के दूसरे दिन दोनों बेटों ने बाप से कहा। तब बाप ने जो उत्तर दिया, बाप के मुंह से जो शब्द निकले, जो बातें निकली, मैं वो आपको सुना रहा हूं। एक बार ताली बजा करके बस शांति बनाइएगा। बाप ने कहा कि खेत बाग घर बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में। 1 महीना छोटे के घर, 1 महीना बड़े के घर में। भले अफसर हैं बेटे, बंटवारा बाप का इसी तरह से होता है। तब बाप ने कहा कि खेत बाग घर बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में। 1 महीना छोटे के घर, 1 महीना बड़े के घर में। ठीक कह रहे हो मेरे बेटों, समझ में मुझसे बढ़कर हो तुम। मैं किसान अनपढ़ गंवार हूं, पढ़े लिखे हो अफसर हो तुम। कांधा अपनी माँ की अर्थी को न दे सके, इसका गम है। नहीं आए थे जिस दिन दाह संस्कार हुआ। तब कहा बाप ने कि कांधा अपनी माँ की अर्थी को न दे सके, इसका गम है। लेकिन 13वीं पर आए, ये एहसान क्या मुझ पे कम है? क्या बतलाएं, हमने तुमको कितने नाजों से पाला था। तुम दोनों को चमकाने में खुद को धूमिल कर डाला था। ढंग की शिक्षा के प्रबंध में दिन बीते कितने बेढंगे। किसी तरह सिर ढका अगर तो पांव रह गए अपने नंगे। तुम्हें जिंदगी मान लिया था, तुम्हें जिंदगी मान लिया था, इसी लगन में थके नहारे। हम कितने बेरंग हुए, तब सुर्ख हो सके स्वप्न तुम्हारे। स्वयं बेसुरे हुए तुम्हारे जीवन के संगीत की खातिर। कदम कदम पर हमें हारना पड़ा तुम्हारी जीत की खातिर। जीत मिली तो क्या बतलाएं, कितनी फूल गई थी छाती। लेकिन किस्मत ऐसी निकली, हार गए हम जीती बाजी। 3 महीने तक मां तड़पी, तड़प तड़प कर देखी रास्ता। मगर न आए उसके बेटे, एक व्यस्त दूजा भी व्यस्त था। पूरी काया कान थी उसकी, हर आहट को आंक रही थी। आंखों की बेचैनी पल पल दरवाजे को झांक रही थी। बीमारी उसका क्या करती, जीने की दृढ़ता थी गहरी। लेकिन अपने पन की टूटन शायद झेल न पाई ठठरी। मां करती रह गई प्रतीक्षा अपने बेटों के आने की। बेटे करते रहे प्रतीक्षा मां के प्राण निकल जाने की। अंतिम सांसों तक ममता की परछाई आंखों में देखा। पत्थर दिल वाले बेटों को पथराई आंखों में देखा। उम्मीदों की ढली दोपहर, एक कसैली सांझ हो गई। 2 बेटों की महतारी अंत समय में बांझ हो गई। उम्मीदों की ढली दोपहर, एक कसैली सांझ हो गई। 2 बेटों की महतारी अंत समय में बांझ हो गई। कभी स्वार्थी सगा न होगा, कितनी भी ऊंचाई छू ले। माँ को भूले, बाप को भूले, बाप की तुम संपत्ति न भूले। जो भी पास है बेच के दे दूं, गांव छोड़ दूं, शहर चलूं मैं। कहां से अब विश्वास वो लाऊं, शहर चलूं और हाथ मलूं मैं। माना कम है सुख सुविधाएं, लेकिन जीने का आधार बहुत है। पैसा बहुत नहीं है, लेकिन मेरे गांव में प्यार बहुत है।
वाह वाह। और एक कड़ी बात कह रहा हूं आज के इस समाज से। कहा बाप ने कि तुम दोनों इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए हो। पछतावा हो रहा है उस बाप को, कितना कष्ट करके इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़ाया। तब कह रहा है कि तुम दोनों इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए हो, अंग्रेजी में बचपन बीता, अंग्रेजी में बड़े हुए हो, तो तुम जो यह व्यवहार किए हो ये ताज्जुब की बात नहीं है। तुम जो यह बर्ताव किए हो ये ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी की किसी किताब में श्रवण कुमार का पाठ नहीं है। जिंदाबाद, अभिनंदन अभिनंदन। कि तुम जो यह बर्ताव किए हो ये ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी की किसी किताब में श्रवण कुमार का पाठ नहीं है। रास्ता देख रहे अशकों का आशीर्वाद भी ले न सके तुम, मेरे लायक बेटों माँ को अंजलि भर जल दे न सके तुम। देखो इसका नाम है कल्लू। वहीं एक नौजवान गांव का पड़ोस का खड़ा हुआ है, तब इशारा किया बाप ने कि देखो इसका नाम है कल्लू, हमें खिलाकर फिर कुछ खाया, 3 महीने साथ रहा, ये कब सोया मैं जान न पाया। बेटा वह जो बुझते मन में जीवन की एक आस जगाए, बेटा वह कपते हाथों की जो बढ़कर लाठी बन जाए। तुम दोनों इतिहास रचे हो तो मैं भी नया इतिहास रचूंगा, खेत बाग घर जो भी पास है सब कल्लू के नाम लिखूंगा। बहुत अच्छे, वाह वाह। और मैं ऐसे ही नहीं सुना रहा हूं, 25 बीघा कला जमीन लिख दिया। ये सच्ची घटना है, अखबार में निकली तब मैंने लिख दिया उस बाप ने। कहा कि खेत बाग घर जो भी पास है सब कल्लू के नाम लिखूंगा। अब न मुझे परवाह कि मुझको स्वर्ग नरक या मोक्ष मिलेगा, मैं कल्लू को हक देता हूं, यही मुखाग्नि मुझे अब देगा। मैं कल्लू।